रेडियो FIJI 2 FBC TV पर ये आईना का कार्यक्रम है। नमस्ते, आपका स्वागत है। आज एक ख़ास विषय पर हम बात करेंगे, अपने दिल को लेकर। कोई बात होती है, हम अपने हाथ को अपने दिल पर रख लेते हैं। दिल से जुड़े कई गीत होते हैं, दिल से जुड़ा आपका स्वास्थ्य भी होता है। आज हमारे साथ हो गए हैं डॉक्टर प्रकाश गोरे, जो कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर जी, अपने बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि आप एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, तो आपका जो की स्पेशलाइज्ड एरिया क्या है और आप कहाँ पर बेस्ड हैं? ओके, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली एक ऐसा डॉक्टर है जो आपकी दिल की रगों को रिपेयर करता है। ओके, पुटिंग इट इन अ वेरी सिंपल सेंस। सो वी बेसिकली डील विथ जो पेशेंट्स है जिनको इमरजेंसी हार्ट अटैक हुआ हो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो हम लोग प्ले करते हैं। जब पेशेंट्स को एक इमरजेंसी हार्ट अटैक होता है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, और गाइडलाइंस के मुताबिक देखा जाए तो यू हैव टू डू इट पहले 1 घंटे में, जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सो वहाँ पे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ ही बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे हम लोग डील करते हैं कि शरीर की अन्य हिस्सों में जो धमनियाँ है या फिर रग है जहाँ पे ब्लॉकेजेस है, जैसे किडनी की आर्टरीज़ है, वहाँ पे ब्लॉकेज है तो हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपके पैर की नलियाँ है, उनमें ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपको गैंग्रीन हो सकता है, तो हम लोग वहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स को इवन जो ब्रेन के तरफ जाती है धमनियाँ, उसमें ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से उन लोगों को स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा हो सकता है, तो हम लोग उसको भी ब्लॉकेज क्लियर करते हैं विद द स्टेंट्स। सो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो ओवरऑल शरीर के काफ़ी हिस्सों में जहाँ जहाँ रगों में ब्लॉकेजेस हैं तो उसके साथ डील करना। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बाकी उसके साथ हम लोग जैसे सामान्य बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या उच्च रक्तदाब हम बोल सकते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी या शक्कर की बीमारी है, उसके बाद स्ट्रोक पेशेंट्स है जिनको पैरालिसिस हुआ है, उन लोगों को ट्रीट करना। जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर से पीड़ित है, जिसकी वजह से सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, इन सब बीमारियों से पीड़ित है तो उनका इलाज। और एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें आपकी फेफड़ों की नलियों में उच्च रक्तदाब होता है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, फेफड़ा मतलब कि या लंग्स? लंग्स, तो उसका इलाज। तो ये सब चीज़ें अंडर मेडिकल मैनेजमेंट में आती है, तो जहाँ अच्छा पे हम लोग दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। तो आप एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। इंटरवीन तब करते हैं जब एक बहुत सीरियस केस हो जाता है हार्ट को लेकर। तो हमारे साथ आज आईना के इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रकाश गोरे हैं, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है ओशनिया हॉस्पिटल में, यहाँ सूवा में। आप हार्ट से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 32200902 या 32209003। आपने कहा कि जब हार्ट केसेस एक्सट्रीम्स में हो जाते हैं, इमरजेंसी में है, तो लोग आपको कंसल्ट कर सकते हैं, और आपने और भी कारण बताए हैं जिसमें आपको कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को वैसे भी नॉर्मली कब एक कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर देखना चाहिए अपने दिल को लेकर या हार्ट को लेकर? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। सो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है छाती में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आपको दिल का दौरा आ चुका है तब तो आपको आना ही है, बट हार्ट अटैक और या हार्ट डिसीज़ या फिर जो ब्लॉकेजेस की वजह से दिल की बीमारियां है, ये बहुत सारे लोगों में होती है। सो पर्टिकुलरली जो लोग 60 साल से ऊपर है उन लोगों में, तो इन लोगों में शिकायतें बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, कि जैसे सांस फूलना, स्पेशली जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा रहे हो एंड यू सडनली नोटिस कि जो काम आप पहले कर सकते थे अभी आपको उसको करते समय सांस फूल रही है या फिर छाती में दर्द हो रहा है, तो ये सब पेशेंट्स हैं। थकान, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप थक रहे हो विद द रूटीन, सेम रूटीन, अगर आपको ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, जो ब्लॉकेजेस की वजह से दर्द होता है, जो दिल की रगों में ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से दर्द होता है, वो दर्द आपके जॉ से लेके अम्बिलिकस तक कहीं पे भी हो सकता है। सो उसको बोलते हैं हम लोग एटिपिकल प्रेजेंटेशंस। सो एटिपिकल प्रेजेंटेशंस
बहुत कॉमन होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप उस एज ग्रुप में हैं, आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको उच्च रक्तदाब की बीमारी है या शुगर की बीमारी है 60+ आपने या कहा, अगर जो आप 60+ हैं और ये साइंस आपको मिल रहे साइंस हैं। मिल रहे हैं, थकान हो रही है, सांस फूल रही है या फिर छाती में दर्द हो रहा है, जॉज में दर्द हो रहा है, इवन शोल्डर पेन हो रहा है, दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, जो हाथ स्पेशली लेफ्ट हैंड या फिर आपके दाएं हाथ की तरफ जा रहा है दर्द, और काम करते समय ये दर्द हो रहा है, पसीना हो रहा है, तो ये सब लक्षण है जो आपके हार्ट डिसीज़ की तरफ इशारा करते हैं। आपने एक बात कही कि अगर जो आप थकान महसूस कर रहे हैं, अगर जो कोई 55 क्रॉस करके नीयरिंग 60s है और नॉर्मल दिनचर्या में, रूटीन में नॉर्मल है, बहुत काम काज नहीं हो रहा है और बहुत जल्द नींद आने लगे उस इंसान को, तो क्या ये रिस्क फैक्टर्स हैं? क्या आप अलार्म सेट करता है कि जाकर दिखाना लेना चाहिए? जी जी, थकान जो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रही है और आप अगर अलग कुछ नहीं कर रहे हो और उसके साथ आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पे सूजन आ रही है, शाम के तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो, खाना खाने के बाद आपको अनईज़ीनेस लगता है, तो ये सब चीज़ें हैं जब ये बीमारी काफ़ी सीरियस लेवल तक पहुंच गई है। किसी या से फिर मैं बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर जो 3 बजे के सुबह 3 बजे के समय नींद खुल जाती है और ये अक्सर होता है, तो ये संकेत देता है कि इसका आपके दिल से भी कुछ संबंध है या हार्ट अटैक के कुछ लक्षण है। क्या ये सही बात है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। सो बेसिकली आपने जो चीज़ बताई कि रात को सोते समय आफ्टर द मिडनाइट 2 AM टू 4 AM के बीच में अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको उठ के बैठना पड़े, उसकी वजह से आपकी नींद टूट रही है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। सो ये हार्ट फेलियर का बहुत क्लासिकल सिम्टम है। तो जिन लोगों में कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक्स हो जाते हैं या फिर जिन लोगों के वॉल्स में प्रॉब्लम है, जैसे माइट्रल वॉल्व अगर ब्लॉक हो गया हो, वॉल्व स्टेनोसिस है, या फिर हार्ट अटैक होके हार्ट फेल हो गया है, तो ऐसे लोगों को सोने के 3-4 घंटे बाद सांस फूलना चालू होता है। सो ये बहुत ही क्लासिकल लक्षण है कि जिस समय आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर गौरे से बातचीत हो रही है। डॉक्टर प्रकाश गौरे एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं ओशिनिया हॉस्पिटल्स में। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं हार्ट अटैक्स को लेकर या दिल की जो बीमारी है या कुछ लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं आज अभी इस प्रोग्राम में 3220 3220 या 3220 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश गोरे जी, जो कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है ओशिनिया हॉस्पिटल सुवा में। डॉक्टर जी हमारे साथ कुछ टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे लिसनर्स हैं रेडियो फीजी 2 के, जिनसे शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं या सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 या 3220-903। याद रहे 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्ते जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया और क्या सवाल है? हेलो बहनी जी, राम राम जी। डॉक्टर के भी मेरा राम राम जी। आप कौन है? मैं बुतवाले बुकरेरस से बात करता है जी। आपका नाम? रोहित जी। रोहित। हाँ रोहित जी, बोलिए। हम मनता है जाने कि जिसके एस्मा रहे हुए है, एस्मा के कौन सी दवा है? किसी को एस्मा हो, सांस फूलने की बीमारी, इसकी दवा क्या है? जी, डॉक्टर के बीमारी तो टेबलेट के और इंजेक्शन के और वेंटिलाइजर भी, सब चीज से तो जिए है इंसान, लेकिन उसके और कोई दवाई? डॉक्टर जी आप मदद कर सकेंगे यहाँ पर? राम राम दादी जी। राम राम। कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बुतवाले से। नंदी। और आपको खुद को अस्थमा है या आपके परिवार में किसी नहीं, को है? कोई फैमिली में है। फैमिली में है। वो कौन है आपके? मेरा मम्मी है। मम्मी जी की उम्र क्या है? 67। और उनको अस्थमा की शिकायत कब से है?
उतना बात तो हम नहीं जानता है डॉक्टर कब से है, बट हम्म। हम जानत भर में तो ढेर दिन से है उसके। जी देखो, अस्थमा अगर होता है तो वो जी बचपन से होता है। ओके। या जी फिर कुछ अस्थमा के टाइप्स है जो बाद में शुरू हो सकते हैं। बट जी अगर ये बचपन से नहीं है तो ये जी अस्थमा नहीं होगा। जी और अगर उनको उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारियां हैं जी। तो उनका ये हो सकता है कि उनको उसके साथ साथ दिल की बीमारी भी हो। अच्छी बात हाँ, तो अस्थमा के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो है। जी। कुछ इनहेलर्स वगैरह दे सकते हैं हम लोग, कुछ टैबलेट्स है। बट उस इन्हेला यूज करे, टेबलेट लेकिन यूज आपका करे। रिकमेंडेशन है कि जाकर दिखाना जी जी चाहिए। जी, तो हमेशा दिखाना हाँ, तो चाहिए। आप लोग दिखाए डॉक्टर के जाए कि उसके हार्ट टेस्ट डॉक्टर करवाया? जी, तो सब चीज नॉर्मल है, बट खाली इसमें जोर कर देवे है, अच्छा। रह के बिकॉज वो हार्ड वर्क करे है, हम्म, उसके कारण से। अ, जी आप एक बार आके मिलिए हमसे हॉस्पिटल में। अ, जी आपकी माता जी को लेके आइए। जी हम उनका पूरा जांच करेंगे जी और शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक। हम्म? जी। अपना कांटेक्ट मुझे दीजिए। जी आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल कर सकती हैं या फिर जी हॉस्पिटल का वेबसाइट है हमारे जी। www.ohpl.com.fj। नंबर है आपके पास? नंबर है हाँ जी। जी 0679 जी। हाँ जी, आगे का? 999 1268। 991268, ठीक है। 68। 1268। जी जी हाँ। जी जी। जी थैंक यू, राइट। थैंक यू वेरी थैंक धन्यवाद। यू। मच। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपने एक बात और कही डॉक्टर जी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, तो ये कंट्रोल कितना करना कितना ज़रूरी है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये सब बीमारियों की जड़ है। जैसे उच्च रक्तदाब और डायबिटीज़, ये शरीर के हर हिस्से को ख़त्म करता है, हर हिस्से को अफेक्ट करता है। तो उच्च रक्तदाब की वजह से आपको हार्ट के लिए हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है जो दिमाग की नलियों में ब्लॉकेजेस होके। सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और वही एक लगभग 70 से 80% केसेस में उच्च रक्तदाब ही एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो ब्लॉकेजेस में घाव होके इट फॉर्म्स अ क्लॉट। हम्म, सो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी जी है। जी। कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं, फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते, आपने कहाँ से कॉल किया है और आपका सवाल क्या है? अच्छा नमस्ते, हम नाबी दोट से कॉल करा है। जी। और अच्छा आप कौन है? हमारे आपका हस्बैंड नाम? के आपका नाम? निशा। जी। अच्छा हमारे हस्बैंड के बोन से एस्मेटिक है, बट वो मशीन लेवे, लेबलाइजा लेवे है और पफा भी ले, तो उसके कुछ राइट नहीं हुए हैं। ओके। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? नमस्ते। वो काम करते हैं INZ में। ओके। तो उनको हमेशा सांस फूलती है कि सिर्फ ऐसे ना ना सीजनल? ना, हाँ। सब टाइम रहे है, किसमें? सब टाइम रहे है। हमेशा सब टाइम हमेशा। हमेशा हमेशा सांस जी। फूलती है। और वो कितने साल से इनहेलर्स वगैरह ले रहे हैं? 7 years के रहा। 7 ईयर्स से। जी ओके, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं? जी, उसके चेकिंग डायबिटिक सेंटर हुए हैं, उसके ओके। डायबिटीज प्रेशर उनको भी है। डायबिटीज़ भी है और प्रेशर भी है। जी जी। उनकी उम्र क्या है? 63। ओह, 63। तो हम आपको बताएंगे कि जैसे उनका एज भी 60 से ज़्यादा है, जी ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है जी। एंड सांस की बीमारी भी है। तो आप एक बार उनका चेकअप करवा लीजिए। जी कुछ साधारण जांचें होती है जैसे ईसीजी या फिर 2D को हार्ट का कर लीजिए। तो वहाँ से अगर हम लोग कुछ दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और जांच करके उनकी दिल की रगों में कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, उसको फिर क्लियर करने से उनकी सांस की बीमारी हल्की हो सकती है। तो ये ना हमें CW में करा पड़ी। आपको जाना होगा ओशनिया, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश गोरे जी हैं। नंबर है 9991 डॉक्टर। यस। 99 9991 1268 है। ठीक। तो अच्छा हम जी। इसके कॉल करके अपॉइंटमेंट हाँ, अपना आप बनाएंगे जी ना। जी जी। कॉल कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर को सबसे पहले तो ये आपने कहा कि ये सब यही जड़ होता है सब बीमारी का, जी। यहाँ तक कि हार्ट अटैक। तो
एक इंसान क्या कर सकता है, जो लोग अभी यंग पीपल सुन रहे होंगे, कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? ओके, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर और हार्ट डिसीज़ के लिए, सो एज यू कैन सी, ये सब एक, दिस इज़ अ overlapping segment of the syndromes. Okay, so all these diseases come together to produce a new syndrome, and that will lead to a complication. So there are modifiable risk factors and non modifiable risk factors. मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी है जिसको हम लोग सुधार नहीं सकते। तो जैसे आपका लाइफस्टाइल है सबसे इम्पोर्टेंट, तो एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल इज मंत्रा टू द हेल्थ। ओके, सो हफ्ता में कम से कम 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है इन एनी फॉर्म। आपके एज ग्रुप के अनुसार आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दिन में कम से कम 45 से 50 मिनट एक्सरसाइज। दूसरा चीज़ हो गया नमक का मर्यादित सेवन करना। तीसरा चीज़ हो गया खाना पीना आपका। तो अगर आप जंक फूड को जितना अवॉइड करें उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से नींद लेना, दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। और देन अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो आप, ये ज़रूरी। तो डॉक्टर जी से हम थोड़ी देर में पूछेंगे ब्रेक के बाद कि फिजी में हार्ट अटैक को लेकर या हार्ट डिजीज़ेस को लेकर कितने लोग हैं जो इसके शिकार होते हैं, कितने केसेस आपके पास आते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट को बहुत ही मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देना, यानी कि उस पर आपका ध्यान खींचना, और आपको क्या करना चाहिए अभी से, क्या कदम उठाना चाहिए अभी से अपने दिल के यानी हार्ट की देखरेख में, ताकि आप उस नतीजे पर ना पहुंचे जहां डॉक्टर कह रहे हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। ये आईना का कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश गोरे जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जी और खोलस को मौका देते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। हेलो जी, हमारा टेलीफोन नंबर है 3220-902 3220-903। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी, आईना में। तो डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि फिजी में, वैसे तो आप ओरिजिनली हैं मुंबई से हैं और यहाँ पर ओशनिया हॉस्पिटल जो है वहाँ पर बेस्ड है। जब से आप आए हैं फिजी में, आपने क्या देखा है कि यहाँ के लोग हार्ट डिजीज़ को लेकर, हार्ट अटैक्स को लेकर स्टेट्स कितना होगा? स्टैट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ रिसर्च आर्टिकल्स है जो पब्लिश हुई है, फिजी हेल्थ मैट्रिक्स में कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं, आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं। कुछ रिसर्च पेपर जो CWM हॉस्पिटल से पब्लिश हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, हार्ट अटैक एक कंपाउंड सिंड्रोम है। तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारियां और ओबेसिटी, मोटापा, ये सब 4 बीमारियां मिलके इसमें परिवर्तित होती है। तो फिजी में मोटापा अगर आप बोलें तो ऑलमोस्ट 60%, मतलब 60% लोग, मेल्स और फीमेल्स दोनों, ओबेसिटी के शिकार हैं। जहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर का बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। सिमिलर इंसिडेंसेस फॉर डायबिटीज़ अराउंड 30%। इसके साथ अगर आप परिवर्तित करें तो हर 4 डायबिटिक पेशेंट्स में एक पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है। हर 5 हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में से एक को हार्ट का प्रॉब्लम है। जो NCDs, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली गाइडलाइंस पब्लिश किया था, उसमें हार्ट डिसीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द डेथ्स इन फिजी। तो जो बहुत अलार्मिंग फिगर है। सो आई गेस इट इज़ द बिगेस्ट किलर। और जहाँ तक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है या फिर एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। सो उसकी वजह से मोर्टेलिटी इज़ वेरी हाई। तो ये तो कारण थे फिजी में ज़्यादा है। एक तो मोटापा है,
एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खान पान ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, लोग जी बहुत वरी करने लगते हैं ऑल दैट। तो यहाँ फीजी में आपने देखा ज़्यादातर जो पुरुष हैं मेल्स हैं या फीमेल्स केसेस आपके पास ज़्यादा जी आते हैं हार्ट अभी कंडीशंस हम को लोगों लेकर? ने लगभग 600 के से 800 के लगभग केसेस किए हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला प्रोग्राम की शुरुआत में कि मेरा रोल वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जहाँ कोई पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ हो और उसको इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत हो। जी। तो लगभग ऐसे 50 केसेस हम लोगों ने किए हैं। सो 8 महीने में, हम्म, सो एवरी मंथ यू आर गेटिंग एटलीस्ट 4 to 5 पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जो हॉस्पिटल तक पहुँच सक रहे हैं। इसमें ज़्यादा फीमेल्स होती है या मेल्स? नो, दोनों हैं। दोनों हैं। इवन हम लोगों ने फिजी में ऐसे लोगों को भी एंजियोप्लास्टिस की हैं जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं। जी। सो फिजी में इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलमोस्ट मेल्स फीमेल्स, यंग ओल्ड। सो रिस्क सबको है। हम्म। हम लोगों ने लगभग 150 से 200 के लगभग एंजियोप्लास्टिस की है एंड बहुत सारे लोग अभी लिस्ट पे हैं। हम्म। सो इंसिडेंस इज़ वेरी हाई। तो आपने कहा कि 60s में ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन कब आकर टेस्ट करवाना चाहिए हार्ट का? उससे पहले जैसे कि जो जो एंजियोग्राम बोलते हैं या एंजियोप्लास्टिस जो होते हैं, जो आपके टर्म्स होते हैं, कोई जाकर ये कॉन्शियस जो है वो क्लियर कराना चाहता है कि उनको हार्ट अटैक्स नहीं है या फिर जेनेटिक रहा हो, उनको कितना ज़रूरी है और किस उम्र में जाकर ये टेस्ट करवानी चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो जिन लोगों को कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे उनको हाई ब्लड प्रेशर या शुगर नहीं है, जिनके जेनेटिक्स में हार्ट डिसीज़ का, फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज़ नहीं है, उन लोगों के लिए आई गेस 50 साल की उम्र के बाद उनको पीरियोडिक हार्ट चेकअप करना चाहिए। बट जिन लोगों के पास रिस्क फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है, तो ये सब पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको अगले 10 साल में हार्ट अटैक होने की संभावना 30% से ज़्यादा है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, उच्च रक्तदाब है, आप तंबाकू या किसी पदार्थ का सेवन करते हो, आपके फैमिली में हार्ट डिसीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में किसी को 35 या 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो, तो आपको 40 साल की उम्र से ही सावधान रहना चाहिए। तो उस प्रकार आप पीरियोडिकली हार्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ मतलब पे कि आप किसी के अच्छा। ईसीजी करिए, हम्म। 2D इको करिए, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं हर 5 साल में, और अगर कुछ लक्षण शुरू हो जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो अपना फुल काउंट ब्लड टेस्ट लेते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल से हाई जब हो जाता है, तो क्या ये खतरे की घंटी है? जी कोलेस्ट्रॉल पर से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता, बट सी जैसे मैंने बोला ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। तो अगर आप तरीके से सोचें तो जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको 2 रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो उनको फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो या दूसरा चीज़ वो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा इससे या पहले फिर आपने उनके कहा फूड कि, हैबिट्स अच्छे नहीं सॉरी हैं। डॉक्टर इंटरप्ट करने के लिए, आपने कहा कि उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ज़रा इसके बारे में समझाइए। हम इसको पहले ख़त्म कर लें। हम्म। हाँ, तो अगर उनको इधर फैमिलियल बीमारी है या फिर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो बेसिकली लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड में है, या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें फिर हार्ट अटैक को बढ़ावा देती है। और जैसे आपने पूछा कि फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, तो ये बहुत सामान्य बात है, लगभग 10% पॉपुलेशन में ये देखा जा सकता है। तो जिस पेशेंट्स है जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे 9 या 10 के लगभग, और उनके घर में उनके पिताजी का या फिर उनके भाइयों का कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही ज़्यादा रहता है, घर में किसी को 30 से 40 साल के बीच में अगर हार्ट अटैक से मौत हुई हो किसी की, या फिर हार्ट अटैक के शिकार हुए हो, तो ये सब लक्षण है कि आपको फैमिलियल बीमारी है कोलेस्ट्रॉल की। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग रेमेडी करते हैं कि थोड़ा नींबू डाल के खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाएगा, खून पतला हो जाएगा, ये मिथ है, ये क्या सही है? नो, इट इज़ कुछ मिथ्स है, कुछ रियलिटी है। सो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के हैं, बेसिकली इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हो 50 मिनट हर दिन, तो वो सबसे
सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। दूसरा चीज़ आपका डाइट। तीसरा चीज़ स्मोकिंग को रिस्ट्रिक्ट करिए। चौथा चीज़ एक्सेस अल्कोहल से दूर रहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो। अच्छा खान जी। पान में जो आप तेल का सेवन करते हो तो अगर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी तेल को लेकर। तो एक ब्रेक के बाद डॉक्टर जी और भी बातें होंगी, और जैसे आपने कहा कि अल्कोहल जो है वो आप कम करें। आईना में मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश गोरे, जो कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं ओशियनिया हॉस्पिटल, जो कि सुबह में है। डॉक्टर जी, इससे पहले आप बता रहे थे, सबसे पहले आपने कहा कि शराब है बहुत ज़्यादा ना पिए और फिर तेल करे। तो बताइए कि शराब कितना अच्छा होता है, कितना ख़राब होता है, कितना फ्रिक्वेंटली पिए तो हार्ट के केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं? नहीं, इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ बुरा ही है। हम्म। या मतलब ये कि ये डेफिनेटली मिथ है जी कि कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की शराब अच्छी है, उस प्रकार की शराब खराब है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। तो एक ग्लास वाइन, कुछ लोग कहते हैं कि एक ग्लास वाइन हार्ट के लिए अच्छा, ये भी मिथ है? जी, रेड वाइन के जो कंटेंट्स है उसमें आप अगर देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको बोलते हैं, जी। तो रेड वाइन इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उसका अगर प्रमाणित सेवन किया जाए तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा। ओके, बट चाय में भी है एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ, चाय तो आप भी चाय सब पी कुछ सकते हो। जी, ज़रूरी नहीं कि आपको रेड वाइन ही पीनी चाहिए। बहाना नहीं चाहिए। बहाना नहीं चाहिए। और किसी भी तरह का अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। हम्म, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हो, आप बीपी की दवाइयाँ खा रहे हो, शुगर की दवाइयाँ खा रहे हो, तो उस परिस्थिति में कोई भी प्रकार का मद्य सेवन आई थिंक वी शुड नॉट सपोर्ट इट। हम्म। तेल को ले लिया जाए, कितना कौन सा, क्या ऐसा भी है कि इस ब्रांड का तेल अच्छा है, वो तेल नहीं अच्छा है, कि ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं अच्छा है, नारियल का तेल अच्छा है? क्योंकि फिजी में बहुत नारियल के पेड़ हैं। क्या कुछ लोग कहते हैं कि नारियल के तेल में खाना बनाने से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कितना सच है और कितना जी, नहीं? ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि तेल अलग अलग तरीके के खाद्य तेल मौजूद है बाज़ार में। सो बेसिकली कोकोनट ऑयल है जो नारियल तेल है, देन सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कनोला ऑयल है। सो अगर हम इसको डिवाइड करें तो बेसिकली बात उस चीज़ पे आ जाती है कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ट्रांस फैट्स। तो जिन ऑयल्स में ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने बोला कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, ये हमेशा हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। अच्छा। तेल पर से आपको कम मात्रा में खाना सबसे ज़रूरी है, उसके साथ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बट अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लेवल्स अगर आप चेक करते हो और वो सब सर्टिफाइड ऑयल्स हैं, तो आई गेस उस तरीके के खाद्य तेल का सेवन करना बहुत अच्छा है। तो वी जनरली रिकमेंड ऑलिव ऑयल या फिर सैफोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या इस तरह मसालेदार खाने का शौक हम फिजियंस को ज़्यादा है। तो जब लोग जाते हैं अपने हार्ट अचानक से दिल का दौरा पड़ता है, फिर वहाँ से आकर सब बॉइल्ड मटेरियल पर चले जाते हैं। क्या मसालेदार खाना ठीक नहीं है? उतना कितना हद तक मसालेदार ठीक है? खाना तो इंडियंस को भी अच्छा लगता है। हाँ जी। मसालेदार खाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक तो तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मसाले जो बनाते समय तेल में बनाए जाते हैं। सो आई थिंक जो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि कम नमक, कम तेल और कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। अच्छा जी। तो टेलीफोन नंबर हमारा है 3220-902, 3220-903। डॉक्टर प्रकाश गोरे जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनके पास ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि हार्ट अटैक के जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, फिर किस तरह से तुरंत हार्ट पेशेंट्स को ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में ये हमें भी तो और थोड़ी देर में और भी विस्तार से समझाएंगे। इस तरह के जब केसेस आते हैं, आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि किस तरह से इलाज वगैरह होता है। और इस घड़ी अभी आपके पास कोई सवाल है हार्ट को लेकर,
अगर जो हार्ट पेशेंट है कोई, या फिर आपको कुछ सिम्टम्स या साइंस ऐसे मिल रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी 3220-902 या 3220-903। तो डॉक्टर जी, इससे पहले आप बता रहे थे कि अगर जो जेनेटिक है तो उनके, मेरे ख्याल से उनके पूरे परिवार को एक सर्टेन एज में जाकर 40+ या 30+ जो आपने कहा, पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। और जिनके परिवार में नहीं है कुछ साइंस से सिम्टम्स है ये, अगर जो स्ट्रेस की वजह से अचानक से किसी को मस्कुलर पेन्स होने लगे अराउंड द हार्ट, तो क्या उन्हें भी जाकर दिखा लेना चाहिए जस्ट टू कैंसिल एनी डाउट्स? ये क्या हो सकता है? हाँ, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो, 50 से 60 साल की उम्र में, और छाती में दर्द हो रहा हो, बट फिर भी आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको एंजियोग्राफी ही लगे। एक ईसीजी जैसी सामान्य जांच है, 2D को कर सकते हो आप, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो, जिससे पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि अगर आपको हृदय की नलियों में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस है या नहीं है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आई थिंक हर आदमी को करनी चाहिए 50 साल के बाद, और अगर आपके फैमिली में रिस्क फैक्टर्स है तो 40 साल के बाद जी। और कभी भी डाउट क्लियर करना बहुत अच्छा है। अगर जो कोई एक कार्डियक स्पेशलिस्ट को देखना चाहता है, तो क्या उनके लिए एक उनके जो फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, उनका रेफरल लेटर ज़रूरी है कि वो आकर सीधे ही देख सकता है? जी, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली आ जाते हैं, कि जिसको हम लोग सेल्फ रेफरल बोलते हैं, कि अगर आपको बीमारी के बारे में अवेयरनेस है, अगर जो लक्षण हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए उस लक्षणों में से कोई बीमारी है आप जिससे लिमिटेशन है या रिस्ट्रिक्शन है, तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। तो रेफरल लेटर की ज़रूरत नहीं है जी, बट सिर्फ अपॉइंटमेंट बनाकर जी, आना होगा। अपॉइंटमेंट बना के आ सकते इससे पहले हमने मेंशन किया था एंजियोप्लास्टीज, ये क्या होता है? सी एंजियोग्राफी जो प्रोसीजर है उसमें आपको पता चलता है कि आपकी रक्तवाहिनियों में कितना ब्लॉकेजेस है, ब्लड वेसल्स हाँ, में। कितनी रगों में ब्लॉक है या फिर कितनी आर्टरियों में ब्लॉकेजेस है। एंजियोप्लास्टी वो प्रोसीजर है, तो जब हम लोग ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे ब्लॉकेजेस है वहाँ पे उस आर्टरीज को बलून के ज़रिए हम लोग फुला देते हैं, एंड फिर टू कीप इट पेटेंट वी पुट अ स्टेंट अक्रॉस इट, सो it is as good as clearing the blockages. So basically angioplasty एक क्यूरेटिव प्रोसीजर है, तो जिससे आपको राहत मिलेगी। एंजियोग्राफी एक जांच है जिसको आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना ज़रूरी है। मतलब कि एंजियोग्राम हम कह सकते हैं वो एक कंसल्टेशन प्रोसीजर स्टेप है, जांच करते हैं, सिर्फ देखते हैं। फिर एंजियोप्लास्टीज जो है, फिर आप लोग स्टेंट वो डालते हैं। जी। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अगर जो कुछ कॉलेज लेते हैं डॉक्टर, फिर स्टेंट के बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे, और क्या क्या सेवाएं जो है उपलब्ध हैं आपके यहाँ पर जो लोग आकर जिसका इलाज करवा सकते हैं। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। हेलो जी, आपका स्वागत है आईना में। 3220-902 3220-903 हमारा टेलीफोन नंबर है। तो हम बातें कर रहे थे स्टेंट के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जो स्टेंट हो जाए, कोई अगर जो इस प्रोसीजर से गुजरता है, तो उनकी जो उम्र है दराज जो है, कितनी लंबी या कितनी छोटी है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंसान बहुत दिनों तक नहीं जिएगा, या फिर उनको बहुत एक्स्ट्रा सावधान होना चाहिए। इसके बारे में हम डॉक्टर जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद। ये आईना का कार्यक्रम है। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश गोरे और डॉक्टर जी हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर भी कुछ लोग हो गए। नमस्ते, आपका स्वागत है। हेलो जी, आप कौन है? आप कौन है भाई साहब? हम लंबासा से बात करें जी। क्या नाम है? हमारा नाम है एल्बर्ट रमेश जी। हमारे रोड़ी के किनारे हिनिया हो गई है जी। हिनिया। अच्छा। फिर हम लंबासा हॉस्पिटल में गया तो उन लोगों में बताया अगर ऑपरेशन करा जाए तो 50-50 चांस है, अगर तुम्हें होश आएगी तो तुम जी जाएगा, नहीं होश आई तो डेड। उसमें हमें क्या करें चाहिए? हिनिया जी, आप हर्निया की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, आप सुन सक रहे हैं हमको? जी। आपको डॉक्टर की आवाज़ पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुँचे। हाँ। ओके। आपको हर्निया की बीमारी है और ऑपरेशन के दरमियान आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी। आपको बीपी, शुगर या हार्ट प्रॉब्लम है? हाँ है। ओके। आपको हार्ट अटैक हुआ था इसके पहले कभी? हाँ एक टाइम भाई रहा। तो आपने स्टेंट या बाईपास कुछ कराया है? ना ना कुछ नहीं करा, हम गए रहा। हम्म। अब हमने वो लोग 7 days रखी तरह इन कौन सी बोले उसके माँ में। हम्म। इसके बाद छुट्टी हो गया और अभी हम क्लिनिक में रहे। तो आपने एंजियोग्राम कराया था? जी। तो उसमें कितने ब्लॉकेजेस थे? वैसे तो कुछ बताइए नहीं कितना ब्लॉकेज है। कहाँ पे किए थे आप एंजियोग्राम? लंबा समय। जी। कहाँ पे किए थे एंजियोग्राम? लंबसा में। जी, लंबासा में तो एंजियोग्राम नहीं होता, कुछ और जांच हो गई होगी। वो तो और कुछ हुई आपको है चलने फिरने से छाती में दर्द होना या सांस फूलना ऐसी कुछ शिकायतें हैं? शोल्डर ब्रेड बहुत ज्यादा हुआ है। जी, इसीलिए आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको जान का खतरा बहुत है ऑपरेशन के दरमियान। तो हमको ऐसे लगता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम का पहले इलाज करना ज़रूरी है। हाँ। तो उसके लिए आप हमसे आके मिलिए हॉस्पिटल में। कुछ जांचें करने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपका हार्ट हार्ट की बीमारी किस लेवल पे है और कितना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है भाई ओके। साहब, तो आप इसके लिए तो आपको सुबह आना होगा। और सुबह लंबा समय आएगा आप। आप लोग लंबा समय जाते हैं कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर? नहीं, फिलहाल तो हम नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल, बट इट इज़ डेफिनेटली ऑन आवर लिस्ट। हम लोग अच्छा। कोशिश करेंगे, बट सी हम सब साधन तो वहाँ पे लेके नहीं आ सकते ना। जांच के लिए आपको सुबह आना सुबह होगा। आना होगा। ठीक है भाई साहब, हाँ। जांच के लिए ठीक है। आपको आप कितना बजे रहेगा उधर? हम रोज़ रहते हैं यहाँ पे 9 बजे से 5 बजे तक। नहीं अभी हमारा मतलब है कि ये इतना लॉन्ग पीरियड आप रहेगा। जी, हम हैं यहाँ पे अभी। जी। फुल टाइम है। जी। ओके ओके। हाँ, आपको मालूम है जी। आपको कहाँ जाना है? जी। आपको मालूम है कहाँ जाना है आपको? ना मैं वही रेडियो सुनता रहा, जी। 999 कुछ बताई तरह। हाँ, ओशनिया हॉस्पिटल मालूम कहाँ है? जी नहीं। नहीं मालूम है? अच्छा, नंबर नोट करना 999126 1268 है। जी जी हाँ, 999126 आप कॉल कर लेना, ठीक है? और सनिया। ओशनिया हॉस्पिटल और सनिया सुबह में। हाँ, हॉस्पिटल। इन नंबर पर कॉल करना, वो आपको बताएंगे कहाँ पर जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके राइट। तो डॉक्टर जी, जब लोग आते हैं आपके पास में, ये ख़ासतौर से जब आप अभी आप बेस्ड हैं ओशनिया हॉस्पिटल्स में यहाँ सुबह में, तो ये जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे इस भाई साहब ने कहा है कि उनको आना पड़ेगा, कितना कॉस्ट बैठता है टोटली? कि क्या ये, आई नो अटेंशन तो नीडेड है, लेकिन कॉस्ट कैसा होता है? जी, जीवन से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जी कोई कीमत नहीं है। जी नहीं, बट हम लोगों की कोशिश जारी है कि सी द फर्स्ट मोटिव जो था यहाँ पे आने के बाद, तो हम लोग 1 साल से हर समय यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट कैसे कम से कम की जाए। और शायद अगले 1-2 महीने में हम लोग कुछ पैकेजेस भी रोल आउट करेंगे, जिसके से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा उनकी हार्ट की जांचें करवाने के लिए। बाकी कॉस्ट जैसे एंजियोग्राफी का कॉस्ट है तो बहुत ही सामान्य कॉस्ट है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है वो। एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग का जहाँ तक सवाल है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को कितने स्टेंट्स लगेंगे, प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, उनको अन्य रिस्क फैक्टर्स कितने हैं जैसे ब्लड शुगर या जी। जैसे फेफड़ों की बीमारी वगैरह, उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। जी। और भी कॉलर्स को मौका देते हैं। आपका स्वागत है आईना में, नमस्ते। हेलो, अच्छा हम वाले लावा रखी थी, कॉल किया। जी। अच्छा, आपके नाम कौन चीज़ है? आपके नाम? हमारा नाम जोएब अली है, वाले लावा से। जी जी, लंबासा से। अच्छा, हम जिसके घरे क्या तरीका है उसके जी मिर्गी आवे, तो उसके कोई भी इलाज है? जी, मिर्गी का इलाज है। उनकी उम्र क्या है जिनको मिर्गी आती है? जी 38 क्या है। और उनको कितने साल से मिर्गी आ रही है? जी छोटे से। बचपन से। तो जी। इन्होंने कभी एमआरआई वगैरह की जांच की थी? जी नहीं, जी हाँ हुआ था। ओके।
तो मुझे ऐसे लगता है कि एमआरआई करने के बाद आप सीडब्ल्यूएम हॉस्पिटल में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज कर सकते हैं। अगर आप दवाइयाँ रेगुलर लो तो मिर्गी की दवा बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। डॉक्टर जी, हमारे पास अभी 1 मिनट का समय है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर जो कोई ओशनिया हॉस्पिटल्स में आता है और जो हार्ट सर्जरी से गुजरता है, तो आपने कहा कि जान है तो जहान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको कितना एश्योरेंस दे सकते हैं कि आपके हाथ में उनकी जानें कितनी सुरक्षित हैं व्हेन दे गो थ्रू दिस प्रोसीजर्स? जी, हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि लगभग 150 से 200 तक एंजियोप्लास्टीज की हैं एंड विद द गॉड्स ग्रेस ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स हैव रिकवर्ड सक्सेसफुली। तो हमारा रिजल्ट तो अच्छा ही है। कुछ रिफरल क्या आप लोग? 99%। 99%। या वी हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि जिनकी किडनी की रगों में ब्लॉकेजेस है, ब्रेन की रगों में ब्लॉकेजेस है और हाथ या पैर की नसों में ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से गैंग्रीन हो रहा है, तो ऐसे भी केसेस हम लोगों ने ठीक किए हैं जिन लोगों का गैंग्रीन काफ़ी उसमें सुधार आया है। तो ये सब चीज़ें हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है। एंड जैसे टाइम गुजरता जाएगा, यहाँ की बीमारियों को, यहाँ के पैटर्न को हम लोग समझेंगे, वी विल कम विद द बेटर सॉल्यूशंस। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी इस प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर प्रकाश गोरे जो कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, ओशनिया हॉस्पिटल्स में बहुत ही विस्तार से आपको बता रहे थे। अगर जो आपको ये लक्षण है और परिवार में अगर जो हार्ट अटैक्स की कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहे हों या 55 प्लस के आप हो गए हों, 60 प्लस, तो आप ज़रूर पहुंचिए अपने डॉक्टर को, जाकर अपना एंजियोग्राम है वो करवाइए। और जैसे किडनी में ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने जिस तरह से समझाया है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को देखना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल भी आप ज़रूर बदलें। अगले सप्ताह आईना में मुलाकात होती है। नमस्ते।